वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो आपके सामने जो टॉपिक है अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हम बता चुके हैं क्योंकि परावर्तन के लेसन में था। अपवर्तन के नियम जो है अपवर्तन के लेसन में है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अपवर्तन के नियम। दोनों नियम में से एक नियम 101% आएगा, मेरी गारंटी है। याद रखिएगा 101% एक नियम आएगा 4 नंबर का। तो अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, कोई किरण टकराएगी और लौट जाएगी, इसको हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है कोई किरण आएगी और अंदर ही प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, कांच में टकरा के लौट जाती है किरण, उसको बोलते हैं परावर्तन। और कांच में किरण टकराए न सीधा प्रवेश कर जाए, उसको अपवर्तन बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, परावर्तन का रूल दूसरा है और अपवर्तन का रूल थोड़ा अलग टाइप है, समझना है उसी तरह से मिलता रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे ये कांच का टुकड़ा हुआ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कांच का टुकड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कांच का टुकड़ा। इसमें क्या होता है, बाहर वाले माध्यम को जिस हवा होती है जहाँ पर, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो घना यानी कांच का टुकड़ा होता है उसको बोला जाता है सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सघन माध्यम। सघन माध्यम, ये बात के लिए याद रखना है, इसमें पूछा नहीं जाता ज़्यादा कुछ इसमें से, क्योंकि ये बात याद रखिए, जो हवा होती है वो तो विरल में आती है। और घना कौन होता है, घना सघन, घना होता है कांच। कांच का एक टुकड़ा है, मान के चलो ये क्या है, कांच का टुकड़ा। ध्यान से देखो, सब कुछ समझ आएगा। और मैं जितना दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा दे दूंगा आपको, ज़्यादा दिक्कत हो उतना दूंगा जो एग्जाम में आएगा। तो आपके लिए देखिए दोनों के चांस हैं, इसलिए दोनों बताना पड़ रहा है, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा, वो जरूरी नहीं वो एग्जाम में आए, मजबूरी होगी उसको समझाना ही पड़ेगा, तभी आगे समझ में आएगा। तो कुछ चीज़ें मैं समझा दूंगा, उसको समझ लीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं आएगा। जैसे इसमें मैं जितना समझाने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन परिभाषा तभी याद होगी जब मैं जो तरीका बताया जा रहा हूँ समझाने वाला वो समझ लोगे, तब परिभाषा आपको याद हो जाएगी। अपवर्तन के नियम मैं डायरेक्ट अपवर्तन के नियम लिखा दूंगा तो आप याद करने में दिक्कत होगी। अभी मैं कहूँ तो लिखा दूँ डायरेक्ट, आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ये जो समझाने जा रहा हूँ ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसमें कुछ, कि विरल क्या है, संघन क्या है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कोई बहुविकल्पी में थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन जो पूछा जाए वो अपवर्तन के नियम। ठीक है, उसकी परिभाषा दो, अपवर्तन के भी नियम दो होते हैं, आपको वो लिखना है दोनों नियम, लेकिन मैं समझाऊंगा, उसी के बाद आप समझ पाओगे, याद कर पाओगे। देखिएगा, विरल माध्यम जो हल्का घना होता है उसको विरल, और जो घना टाइप में होता है, जैसे कांच का टुकड़ा होगा ये बहुत घना होगा। अब जैसे पानी और वायु की बात करें, हवा और पानी में कौन घना है कौन विरल है, तो आपको बता दूं, जो पानी होता है वो सघन माना जाएगा और वायु जो है विरल मानी जाएगी। वायु तो हमेशा विरल रहेगी। अगर पानी और कांच की बात कर ले तो पानी यहाँ पर विरल होगा, जबकि कांच सघन माना जाएगा। ठीक है, जब पानी और वायु की बात करोगे तो वायु विरल और पानी सघन माना जाएगा, लेकिन पानी और कांच की बात करो तो पानी विरल हो जाएगा और कांच सघन माना जाएगा। तो ये याद रखने का। इसमें क्या होता है, एक किरण आती है, क्या होता है, किरण आती है। ध्यान से देखिए, मैं किरण आते हुए बना दे रहा हूँ, किरण आ रही है। ठीक है, किरण आ रही है, ये बात आपको ध्यान से देखना है। ये लीजिए, किरण आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये किरण आ रही है। आपने जब परावर्तन का नियम पढ़ा था उसमें भी किरण आ रही थी, लेकिन उसमें लौट गई थी। इसमें लौटेगी नहीं, अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन इसके प्रवेश करने के रूल हैं। देखिए, सब समझ लोगे तभी परिभाषा याद हो जाएगी। एक किरण आ रही है, ठीक है, याद रखिएगा, आने वाली किरण को उसमें भी आपतित बोला गया था, इसमें भी आप लिखा है ना, आपतित किरण, इसमें भी आपतित किरण ही बोला जाएगा। ठीक है, ये भी आपतित, देखिए आने वाली किरण चाहे इसमें हो चाहे जिसमें हो, आपतित किरण ही बोला जाता है। लौटने वाली किरण को तो परावर्तित बोलते हैं, लेकिन प्रवेश करने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम बताएंगे। प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। देखिए, ये आप है और जो अंदर प्रवेश करेगी वो अपवर्तित होगी, लेकिन प्रवेश कैसे करती है ये दिखाया जा रहा है। मैंने कहा था जहाँ पर आने वाली किरण टकराती है वहीं से एक लंब खींचा जाता है, जिसको बोलते हैं अभिलंब। बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक लंब खींच दिया जाता है जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको, अभिलंब बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये किरण नहीं केवल ऐसे ही खींच ली जाती लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको सीधा बढ़ा देंगे नीचे तक, ध्यान से देखिएगा, इसको नीचे तक बढ़ा देंगे, डॉटेड लाइन में बढ़ा दीजिए। ठीक है, अभिलंब है, थोड़ा ज्यादा हो गया नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, किरण अंदर सीधा निकल जानी चाहिए थी, ये किरण ऐसे सीधा की सीधा निकल जानी चाहिए थी, ऐसे सीधा निकल जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जब विरल माध्यम में थी वो किरण, वो अंदर जब सघन माध्यम में पहुंचती है तो दोस्तों थोड़ा सा झुक जाती है। ऐसे क्या हो जाती है, ऐसे झुक जाती है। ये ऐसे प्रवेश करेगी मगर ऐसे झुक के प्रवेश कर जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ये घना माध्यम है, मैं समझा दूंगा अलग तुमको। जैसे कोई जंगल है, मान लो जंगली इलाका है, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे, समझने आ याद करने का तरीका है। जब आपको टिक दी जाती है तो याद रहता है। जैसे दो लोग जा रहे हो, दो लोग ऐसे ऐसे करके, जैसे ही सघन माध्यम प्रवेश करोगे दोनों लोग पास में हो जाओगे। अगर ये बड़ी चीज है तो आप इसके पास भाग के आ जाओगे, इस व्यक्ति के पास आ जाओगे, भैया साथ में चलो, जंगल आ गया। तो वैसे ही ये अभिलंब, ये बड़ा व्यक्ति था, ठीक है, तो ये जा रहा था अपने रास्ते, लेकिन जैसे ये अपने रास्ते से जा रही थी आपतित किरण, लेकिन इसने क्या किया, भैया अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों, क्योंकि घने माध्यम में जैसे ही आई वो सीधा नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर चलेगी। जैसे अंदर प्रवेश किया उसने सोचा सीधा जाए, लेकिन फिर बाद में उसको याद आया नहीं ये घना माध्यम है,
इसके जो अभिलंब की ओर थोड़ा झुक के चलो, पास में चलो, जंगली इलाका में जाते ही ये दोनों साथ में हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक लड़का हो, एक पिताजी हो, तो लड़का क्या होता है, पापा के पास भाग के आ जाता है। जंगली इलाके में अगर हो तो, खतरनाक इलाके में क्या होता है, बच्चा डर के बाप के पास से गुजरता है। वैसे ही आपतित किरण जो होती है सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये जंगली घना माध्यम था, सघन माध्यम है। कांच क्या है, घना माध्यम है, और घने माध्यम प्रवेश करते ही किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब आपने परावर्तन का नियम पढ़ा था तो उसमें आपतित किरण थी, इसमें भी आने वाली किरण को आतित किरण कहते हैं। उसमें लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते थे, लेकिन इसमें लौटेगी नहीं, प्रवेश करेगी। तो इस प्रवेश करने वाली किरण का नाम दोस्तों याद रखिएगा, अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित, अपवर्तित। याद रखिएगा, जितने बार बोलोगे तो उतने बार याद रहेगा, अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या रहेगा, अपवर्तित किरण। ये आप है, ये अप है, ये बात याद रखोगे तभी याद रहेगी। ये आप है, इसमें आप है, उसमें परावर्तन के नियम में भी आप है। ठीक है, लेकिन उसमें परावर्तित है क्योंकि परावर्तन का नियम था, और इसमें अपवर्तन का नियम है, इसलिए आप लिखना अपवर्तित किरण। याद रखने की दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या देखिए, एक आपतित किरण है, एक अपवर्तित किरण है और अभिलंब। यहाँ पर भी तीनों एक ही तल पे हैं। उसमें भी यही था रूल, आपतित किरण उसमें भी थी, उसमें परावर्तित किरण थी। उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे थे। इसमें भी तीनों एक ही तल पे हैं, लेकिन ये तीसरी किरण कौन सी है, वो ये आपतित किरण अपवर्तित किरण है, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो आप लिखोगे क्या, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे उसमें लिखा था परावर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। बहुत आसान सा, मैं रटा दूंगा, अभी समझ में आ जाए। देखिए, तीन नाम याद करें, तीन व्यक्तियों के, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 नियम में क्या लिखेंगे, आपतित किरण, सॉरी आपतित किरण, आप है ना, अवतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ज्यादा याद नहीं करना, बस 15-20 परिभाषा याद करवाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से नंबर आ जाए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, देखिए 15-20 तो परिभाषा होंगी और कुछ बहुत सारी चीजें होंगी, आगे प्रश्न वगैरह सब बताएंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब। इसमें किरण नहीं लिखा जाता कि अभिलंब किरण लिख दो, किरण तो ये दोनों है, वो अब केवल ऐसे खींची गई रेखा है। तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस सघन माध्यम मिलर माध्यम को बनाने के लिए, ठीक है, इसको हम अलग कह दे रहे हैं, याद रखिएगा, अलग है वो चित्र के। ठीक है, दूसरा नियम थोड़ा सा अलग है, उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम इसका। ठीक, इसमें भी कोण होता है, उसमें भी कोण था, जब आपने देखा था, ये दोनों कोण है। इस कोण को देखिए, आप से बना, आप, तो आपतन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण। उसमें भी आपतन कोण ही था, आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, आई से। ठीक है, और ये कोण अप से बना है तो अपवर्तन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, आर से। इसमें कोण है, इसमें भी, उसमें भी कोण का नियम था। पहला किरण का नियम उसमें था, इसमें भी किरण का नियम है, उसमें मतलब परावर्तन के नियम है। और अपवर्तन के नियम में भी पहला जो है नियम किरण का है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सिंपल सा, तीन व्यक्ति हैं, एक ही छत पे खड़े हो, एक ही तल पे खड़े हैं, 1, 2 और 3। ठीक, नाम बता दिया। ये तो आसान सा, जैसे 2-4 नंबर का आगे 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला नियम क्या है सुनिएगा, एक चीज मैं बताऊंगा तभी ये समझ में आएगा अगला नियम। अगला नियम समझने से पहले कुछ चीजें जानना पड़ेगा। जब आप साइन कॉस टेन जो लोग पढ़े होंगे, साइन का मतलब होता है ज्या, क्या बोलते हैं, ज्या। और कॉस का मतलब दोस्तों होता है कोज्या। क्या होता है, कोज्या। देखिए दोस्तों, आपको कहीं किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, गारंटी मैं ले रहा हूँ ना। बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो केवल पढ़ा के चले जाते हैं और समझाना उनके बस की बात नहीं होती है। समझाने का प्रयास भी करते होंगे तो वो उस तरह से नहीं समझाएंगे जिस तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, साइन का मतलब होता है ज्या और कॉस का मतलब होता है कोज्या। ठीक है, टेन का मतलब होता है स्पर्श ज्या। नाम बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, कभी जरूरत पड़े हिंदी में इसके नाम। जैसे मैं लिख दूं साइन ए, तो आप इसको बोलोगे कोण ए। ये क्या, जो साइन के बगल में होता है उसको कोण बोलते हैं, कोण ए की ज्या, हिंदी में बोलते हैं ज्या। अगर इसी को लिखते साइन बी तो आप कहोगे कोण बी की ज्या। ठीक है, अगर इसी को लिखते साइन, सॉरी साइन या कॉस भी लिख सकते हो, कॉस ए तो कोण ए की कोज्या। अभी लेकिन हमको कॉस की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम ये लिखते, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, इधर लिखेंगे, इधर रख कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया साइन आई का नाम है आपतन कोण, तो यहाँ ध्यान से देखिए, आई का नाम क्या है, आई का नाम है आपतन कोण। तो यहाँ ये क्या है, आई
ये भी आपतन कोण है, ये आपतन कोण की ज्या। अगर इसको हिंदी में बोलोगे, अंग्रेजी के अक्षर छोड़ दो, तो ये आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये ज्या, जा आधा होगा या ज्या, आपतन कोण। अगर दोस्तों इसी तरह इसी स्थान पे हम ऐसे लिखते साइन आर लिख दें, तो आप क्या पढ़ोगे, ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन कोण की ज्या। ये देखिए अपवर्तन, आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण की ज्या। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे लिख दें साइन आई बटे साइन आर, ऐसे लिख दें, ध्यान से देखिएगा, साइन आई बटे साइन आर। अगर इसको पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ोगे, सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से समझ में आ जाएगा। आई का मतलब होता है आपतन कोण की ज्या और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण की ज्या। आप पहले इसको पढ़िए फिर इसको पढ़िए, आपतन कोण की ज्या, ये है अपवर्तन कोण की ज्या। ये नहीं लिखेंगे, ये है, हम बोलेंगे आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यहाँ पर लिखना पड़ेगा का। ये लाइन जो होती है अनुपात कहलाती है, हमेशा याद रखिएगा। लाइन हो, लाइन का मतलब भाग। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, तो आप पहले a बोलोगे फिर b बोलोगे तब प्लस बोलोगे। हमने लिखा a माइनस बी, आप a तथा b के अंतर को c कहते हैं, a तथा b के योग को c कहते हैं, ठीक है ना। अगर a भागे b बराबर c है तो आप कहोगे a और b के अनुपात, मतलब जो चिन्ह होता है वो बाद में बोला जाता है, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर ये बीच वाला चिन्ह बाद में। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, दूसरा नियम चल रहा है कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, हिंदी में लिख दिया, ये अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख दो, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या हो गया और तथा अपवर्तन कोण की ज्या। सॉरी दोस्तों, इसको ब्रैकेट नहीं दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लिखिएगा साइन आर, ठीक है, साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या दोनों मैंने बोल दिया। अब ये अनुपात बोल दो, का अनुपात, का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। हो गया, आप क्यों लिखना लिख दो साइन आई, सूत्र लिख दो लास्ट में, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक होता तो नियतांक लिख दो। परिभाषा हो गई दोस्तों, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिएगा। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात बोलना मत भूलना, पहले ये बोल दो फिर ये बोल दो, उसके बाद कह दो का अनुपात एक नियतांक होता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए दोस्त, बोल के खुद बोल के देखिए मन में कि आप अपवर्तन के नियम लिख पाओगे। अगर लिख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको पहले से भी होगी और अभी मैं करा रहा हूँ ये भी होगी, ठीक है। पहला नियम है किरण का, दूसरा नियम कोण का है। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते। एक नियम आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी आगे इसी में बताने जा रहे हैं, सुनिएगा, अभी बढ़िएगा मत, काटिएगा मत, ठीक है, काटिएगा मत, पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्या बताया जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद हम बताएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ध्यान से देखोगे, पहले मैं एक परिभाषा बता देता हूँ, उसको याद वाद नहीं करना है, क्यों ध्यान रखना है। अ मीन्स होता है गहरा, तल मीन्स तल, ठीक है। उत मीन्स होता है उभरा, तल मीन्स होता है तल। जिसका गहरा हो तल, गहरा और उभरा, जिसका उभरा होगा तल उसको उत्तल कहेंगे, और जिसका गहरा होगा तल उसको अवतल कहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चित्र में दिखा रहा हूँ, जैसे गहरा तल हो और इसमें उभरा तल होगा। अभी समझने का प्रयास करिएगा। दर्पण तभी कहलाता है जब पीछे पॉलिश कर दो, क्या कर दे, पीछे पॉलिश कर दे, तब ये दर्पण कहलाएगा। पीछे अगर पॉलिश कर दोगे दोस्तों तो ये दर्पण कहलाएगा। इसको समझोगे इसलिए क्योंकि इस पे आंखिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। अभी हम लेंस ही बता रहे हैं, लेंस में पॉलिश नहीं की जाती, याद रखिएगा। दर्पण पॉलिश कर दी जाती ताकि एक किरण लौट जाए टकरा के। अब आपने देखा, मतलब किरण इधर गहरे तल की ओर जाएगी तभी तो लौटेगी। अगर चेहरा, मानो चेहरा ही देखना पड़ेगा, तो आप इधर चेहरा देखोगे, इधर से आप फेस अपना जो देखोगे इधर से देखोगे, फेस जो देखो, चेहरा देखो इधर से देखो, गहरे तल से, क्योंकि अ मीन्स होता है गहरा। जिस तल से आप चेहरा देख रहे हो वो है गहरा, इसलिए उसको कहते हैं अवतल। और जिस तल से आप देखोगे चेहरा, क्योंकि दर्पण के पीछे से नहीं देखा जाता चेहरा, दर्पण मतलब घरों में जो शीशा होता है उसको समतल दर्पण बोलते हैं। इसमें उभरे हुए तल से देखोगे चेहरा, फेस किधर से देखोगे, उभरे हुए तल से, तो इसको कहते हैं उत्तल। जिसमें उभरे हुए तल से चेहरा देखना पड़े उसको कहेंगे उत्तल, और जिसमें गहरे तल से देखना पड़े उसको कहते हैं अवतल। अ मीन्स गहरा, अ मीन्स होता है गहरा, एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा।
अव मीन्स गहरा, जिसका गहरा हो तल उसको कहते अवतल, यानी जिधर से हमको चेहरा देखना वो तल गहरा उसको कहते अवतल। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी समय अवतल लेंस और उत्तल लेंस की। जल्दी से देख लेंगे चित्र। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस गहरा इसमें भी होगा लेकिन दो तरफ से बनेगा। ये देखिए अवतल लेंस होगा, इसमें भी दो तरफ से बनेगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ये उभरा इधर भी होगा, उभरा इधर भी होगा, इसमें गहरा इधर भी होगा, गहरा इधर भी होगा, लेकिन पॉलिश की कहीं नहीं की जाएगी, तो ये बन जाएगा अवतल, क्योंकि दोनों तरफ से गहरा है। अवतल लेंस हो जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कि लेंस की पहचान बता रहा हूँ। और ये उत्तल लेंस हो गया, उभरा हुआ है। अव मीन्स होता है गहरा और उत मीन्स होता है उभरा। अव मीन्स गहरा, उत मीन्स उभरा। अवतल लेंस, अव मीन्स गहरा, अव मीन्स गहरा। अवतल, अव मीन्स गहरा, तल मीन्स तल। ठीक है, लेंस मीन्स जो होता है कांच, कांच जो होता है उसको, इसमें आर से पार कांच निकलता है। ठीक है, लेंस में, लेकिन दर्पण में टकरा के वापस लौट जाता है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान आपको पता चल गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना। और मैं एक चीज, मैं अपना चैनल का नाम बता रहा हूँ, द फन ब्लॉग्स, ध्यान से देखिए, सॉरी, द फन ब्लॉग्स 0.1, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा हो चैनल। तो ये आपको ब्लॉग्स का चैनल है। हाँ, पहचान आपको पता चली होगी और परिभाषा भी आपने याद कर ली होगी। तो इसके बाद जो मैं टॉपिक चालू करूंगा, अवतल लेंस के विषय पूरी डिटेल बताऊंगा, उत्तल लेंस के विषय पूरा डिटेल बताऊंगा, अवतल दर्पण के पूरे विषय डिटेल बता दूंगा और उत्तल दर्पण के विषय में पूरा डिटेल बता दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके सिस्टम पूरे पता चल जाएंगे, तो उससे आने वाले आगे प्रश्न भी सॉल्व कर लोगे, फिर आपको ज़्यादा कुछ इस लेसन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूरा मैं डिटेल अगले वीडियो में देने वाला हूँ। जब तक के लिए अभी तक वीडियो शेयर न किया तो शेयर कर दो दोस्तों में, ताकि दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत ना। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में जाएंगे तो पढ़ाने का मजा आता है दोस्तों, और अगर कम लोग पढ़ते तो मज़ा नहीं आती है। ठीक है, फिर मज़ा नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्लियरिटी पीछे की किनारे आप कम देख रहे हो। ठीक है, ये लो क्लियर। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण में पॉलिश की जाती है तो दर्पण बन जाता है, और मीन्स होता है गैर।